नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। तो हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम आपको बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं देश के कई राज्यों में जिस तरह से बाढ़ बारिश का कहर जारी है उसकी बात करेंगे। और देखिए कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कुदरत का एक रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गुना शहर में 24 घंटे में करीब 13 इंच की बारिश हुई है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर गीतू की किस तरह से राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद बुरा हाल हो गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार बरसात हुई है। बिल्कुल। और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी अगली खबर होगी, जहां पर भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप ने बताया है कि 1 अगस्त से भारत पर ही लागू हो जाएगा। और ट्रंप के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। और देखिए अब इसके बाद हम तीसरी बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, क्योंकि 4 बड़ी खबरें तो हम अपने न्यूज़ में दिखाते हैं कि आज कौन कौन से खबरों पर जो है विस्तार से चर्चा होगी, पूरे दिन हलचल देखने को मिलेगी। ऐसे में तीसरी खबर जो है वो संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि 9वां दिन है। और ऐसे में देखिए आज जमकर के हंगामे के आसार है। आज मणिपुर में संसद में चर्चा हो सकती है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर भी भारी हंगामा हो सकता है। उससे पहले संसद के दोनों सदनों में पिछले 3 दिन से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। बिल्कुल। और अगली खबर होगी, आज भारत इंग्लैंड के बीच ओवल में 5वां टेस्ट मैच होगा। तो टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड भारत से 2-1 से आगे है। इसको लेकर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और देखिए चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के मूड की। आज का मूड भी हम आपको बताते हैं कि देश में आखिरकार मूड क्या चल रहा है। तो देखिए मॉनसून एक्टिव है और पूरे देश में यही मूड है, यानी कि मौसम जम करके तबाही मचा रहा है। बिल्कुल। और देश भर में मॉनसून एक्टिव है। ऐसे में पहाड़ से मैदान तक इसका असर देखा जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, और जिससे कि कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। तो लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के मयूर विहार, ITO, मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, मथुरा रोड, बदरपुर और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं नोएडा में भी बारिश से कई जगहों पर जल जमाव से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और देखिए अब चलिए राजस्थान की हम बात कर लेते हैं गीतू, क्योंकि बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात है। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। और भारी बरसात की चेतावनी के चलते देखिए 13 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल। बूंदी में देखिए मेज नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई गांव का तो संपर्क तक टूट गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं सवाई माधोपुर में भी लगातार 5 घंटे से तेज बारिश हो रही है। आप समझिए सवाई माधोपुर की क्या हालत होगी वहां पर, कि शहर में जो है पूरी तरह से पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ है। पुराने शहर की अगर हम बात करें, सौरती बाजार, रेगर मोहल्ले, अंसारी मोहल्ले, हम्माल मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, ब्रह्मपुरी में घरों में जो है वो पानी भर गया। बिल्कुल। और वहीं देखिए किरण, मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। यहाँ पर भी आसमानी आफत ने लगातार हालात बिगाड़ दिए हैं। तो विदिशा में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। प्रभावित लोगों को बचाने के लिए SDRF और NDRF की टीमें भी मौजूद हैं। तो लगातार बारिश के कारण कुछ गाँव में पानी भर गया है और एक गाँव के करीब 15 घर प्रभावित हुए हैं। तो रेस्क्यू टीम ने गाँव पहुंचकर 37 लोगों को सुरक्षित बचाया। वहीं बेंदीगढ़ गाँव से भी 70 लोगों को रेस्क्यू किया है। और वहीं बारिश के कारण सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से शिवपुरी और गुना में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो देखिए बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है वो पहुंचाया जा सके। अब देखिए बात हम पहाड़ी राज्य की भी कर लेते हैं, क्योंकि गीतों न केवल मैदानी बल्कि पहाड़ी राज्य तो इससे कहीं ज्यादा दो चार हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार मूसलाधार बरसात जो है वहां पर हो रही है। और देखिए धर्मशाला में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसमें जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त सा हो गया है। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के पंडोह में दोबारा जो है बंद का एक फैसला जो है वो लिया गया। सड़क पर देखे दोनों और जो है वाहनों की एक लंबी लंबी जो कतार है वो लग गई।
बिल्कुल, और इसी तरह के हालात लगातार बने हुए हैं तो बाढ़ और बारिश से देश भर में स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चली है, यही हम कहेंगे, क्योंकि मानसूनी बारिश जो है वो आफत बनकर आई है किरण, जहां पर लोगों को ये राहत देती हुई नजर आनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आफत ये बारिश बन चुकी है। ऐसे में गुना के कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण ने कहा कि गुना में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और फतेहगढ़ और बमोरी क्षेत्र जैसे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। गुना में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और लगभग 370 mm बारिश यहाँ पे हुई है। कल के एक दिन में ही लगभग 181 mm बारिश हुई थी। इनफैक्ट हमारे गुना जिले का जो वार्षिक औसत हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वर्षा की, वो पूरी हो चुकी है। 106% बारिश हो चुकी है। एक अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होने के चक्कर में हमारे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, विशेष रूप से फतेहगढ़ और बामोरी क्षेत्र में। और कल की हैवी बारिश में हमारे जो गुना प्रॉपर शहर है उसमें भी काफ़ी कॉलोनीज में पानी भर गया था। हम लोगों ने 4 रेस्क्यू टीम हमने गुना शहर की लगाई थी और हमारे बामोरी और फतेहगढ़ में अलग से टीम बनाई थी। प्रिकॉशनरी मैंने कल ही आर्मी को बुला लिया था, कल ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो रात तक वो भी आ गए थे और रात तक हमारे पास NDRS और SDRS की टीमें भी काफ़ी थी। तो इसलिए सिचुएशन में सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कंट्रोल में कर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और ये टैरिफ 1 अगस्त से भारत पर लागू भी हो जाएगा। तो अमेरिका की ओर से टैरिफ का ऐलान ऐसे समय में हुआ है किरण, जब भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा चल रही है। और ऐसे में देखिए, अपने बयान में ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैरिफ और रूस में से भारी मात्रा में जो सैन्य और ऊर्जा की खरीद है इसको कारण बताया है। यानी ट्रंप ने देखिए टैरिफ तो लगाया, लेकिन इसका कारण ये बता रहे हैं कि आप रूस से खरीदारी क्यों कर रहे हैं। ये ट्रंप थोड़ी ना तय करेंगे कि हमें कहां से कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है। ऐसे में देखिए, ट्रंप ने ये कहा कि भारत को 25% टैरिफ के साथ साथ जुर्माना भी देना होगा, क्योंकि अमेरिका को भारत के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि सोशल मीडिया पर देखिए ट्रंप ने भारत को एक मित्र भी बताया। बिल्कुल, और बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत समेत कई देशों पर 26% का अतिरिक्त शुल्क लगाया था, लेकिन उसे 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में इस स्थगन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि इस दौरान 10% का मूल शुल्क लागू है और अब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितना बड़ा असर इसका पड़ता है। साथ ही ये भी सुनाते हैं कि आखिर ट्रंप ने कहा क्या है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. और ऐसे में देखिए तो मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से ज्यादा नाराजगी नहीं है कि आप रशिया से सामान क्यों खरीद रहे हैं। उसको ज्यादा नाराजगी है कि मैं बार बार कह रहा हूँ सीज फायर मैंने कराया, लेकिन उसके बावजूद भारत इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है इसी का गुस्सा जो है वो टैरिफ को लेकर के उतार रहे हैं। ऐसे में देखिए, अमेरिका की ओर से जो भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विपक्षी दल भी आक्रामक हो गए हैं और वे मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% शुल्क और जुर्माना लगा दिया है। अब उनके और हाउडी मोदी के बीच में हुई इस सारी तारीफ का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि उसमें एक संदेश ये भी दिया है अमेरिका ने कि आप रशिया से जो नजदीकी है। हाँ बिल्कुल, वो तो पेनल्टी लगाया ना उन्होंने तो पेनल्टी लगाया कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए, रक्षा उपकरण और रक्षा हथियार मत खरीदिए। अरे भाई, ये तो हमारे निर्णय है ना, हमारी सोच है।
हमारी जो नीति रही है, 70 साल से एक नीति रही है। हम अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक संबंध होंगे। पहले सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में रूस हुआ। रूस के साथ, पहले सोवियत संघ के साथ, बाद में रूस के साथ हमारे मजबूत आर्थिक संबंध होंगे, सामरिक संबंध होंगे, रक्षा के क्षेत्र में संबंध होंगे। हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, रूस से भी खरीद रहे हैं। तो ये सब हमारे निर्णय होते हैं ना, हमारे निर्णय होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नहीं तय करेंगे हम तेल कहां से खरीदेंगे, रक्षा उपकरण हम कहां से खरीदेंगे। ये राष्ट्रपति ट्रंप तय नहीं कर सकते। पर हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी। तो देखिए, अब इसको लेकर काफी राजनीति भी होगी किरण, और ऐसे में विपक्षी तो अभी से हम देख रहे हैं हमलावर हो चुके हैं, सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि हमें कहां से क्या सामान खरीदना। और एक तरह से माना जाए कि ट्रंप की जोर जबरदस्ती है, वो एक तरह से फोर्स व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ। लेकिन किरण, मुझे नहीं लगता भारत के साथ ये संभव हो पाएगा। बाकी देशों के साथ उन्होंने ये कोशिश कर ली है, लेकिन भारत के साथ बहुत हद तक मुझे लग रहा है सफल नहीं हो पाएंगे ट्रंप। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के बार बार जो सवाल है विपक्ष ये खड़े करता हुआ कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर गीतू देखिए सीज फायर को लेकर के बार बार कहा, उस पर भी चुप्पी प्रधानमंत्री नहीं तोड़ रहे, जबकि संसद में इस बात को कह दिया गया। अब जब ये बात आई है तो संभवतः अपनी कूटनीतिक स्ट्रैटेजी के जरिए जो है इसका जवाब दिया जाएगा, और इसका जवाब जो है एक सही तरीके से और प्रोटोकॉल के तहत दिया जाए। आप सिर्फ आए मीडिया के सामने कह जाए, ये भी बात कई बार जो है वो बन नहीं पाती है। और ऐसे में मुझे लगता है कि इसका जवाब भी भारत के दे, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा जहां पर आए अमेरिका और कुछ भी कह करके और करके चला जाए और उसको बर्दाश्त किया जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतनी बार अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र करते हैं कि सीज फायर मैंने कराया, लेकिन एक बार भी इसको लेकर के हामी भारत की तरफ से नहीं भरी जाती है, तो समझिए अगर ये पेनल्टी लगाई जा रही है तो इसका भी जवाब जो है अमेरिका को जरूर दिया जाएगा। और ऑप्शन की तलाश प्रधानमंत्री लगातार कर ही रहे हैं। और किरण, ये ऑप्शनल होता है, हमारा देश है, हम चाहे जिसके साथ व्यापार करें ये हम पे निर्भर करेगा। इसमें ट्रंप को बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो ऐसा करें। और देखिए, कुछ टाइम के बाद इसके लिए आधिकारिक ऐलान भी सामने आएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसीज हैं व्यापार को लेकर, वो हम स्पष्ट तौर पर ट्रंप को बता पाएंगे कि हम आपके काबू में नहीं है, हमें जिससे व्यापार करना हम देखेंगे। क्योंकि रूस के साथ जो भारत के रिलेशन वो सदियों पुराने हैं, और वो ट्रंप के कहने से नहीं रुक सकते हैं। और बिना बात का ये जो उन्होंने शुल्क लगा दिया है उसकी वजह कोई भी नहीं है, आखिर वो होते कौन है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, और रूस एक तरह से सच्चे दोस्त की तरह जो है हमारा साथ देता है, भारत का साथ देता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका पे भरोसा हम नहीं कर सकते, हम रशिया पे भरोसा जो है वो कर पाते हैं। और यहीं पर जब यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने को लेकर के तमाम नेटो देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भारत पर प्रेशर दिया गया था कि आप वहां से तेल मत खरीदे, आप बोले वहां पर कि रूस जो है वो हमला ना करे यूक्रेन के ऊपर में, तो अब ऐसे में हमने उस तरफ भी कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमें पता है कि रूस जो कर रहा है ये उसका काम है, ये उसका अपना जरूरत है उसकी, कि उसे लग रहा है कि उसे यूक्रेन के साथ युद्ध करना चाहिए, तो वो कर रहा है। और ऐसे में हम सिर्फ शांति कायम करने की बात कह सकते हैं, हम प्रेशर नहीं दे सकते। और हमें पता है कि रूस के साथ हम रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते और बिगाड़ना चाहेंगे भी नहीं अमेरिका पे, क्योंकि हम भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे किरण ये भी है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, और शायद अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भूल गए हैं, या फिर वो सिर्फ कूटनीतिक तौर पर वो सारी बातें हो रही थी जिसमें कहा जाता था कि दोस्त हैं, दोनों जिगरी दोस्त हैं। बिल्कुल, और देखिए कल की एक बात सामने आई थी जहां पर खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है कहते हैं भारत मेरा अच्छा मित्र है, और उसके बाद टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं, और उसके बाद खबर आती है पेनल्टी भी लगा रहे हैं क्योंकि आपको रूसों को वहां पर जो है युद्ध रुकवाना है। तो भारत के साथ इस तरह से करेंगे तो इसका जवाब तो फिर बिल्कुल। और किरण, भारत में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, हो सकता है ट्रंप को कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए। चलिए देखना होगा अब सरकार इसको लेकर क्या फैसला करती है। और अब बात कर लेते हैं आज आम आदमी के सवाल की। तो देखिए, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है, और अब आज विपक्ष एसआईआर को लेकर भी हंगामा कर सकता है। तो देखिए कि संसद के मॉनसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन है, यानी कि आज इसका 9वां दिन है। और देखिए आज राज्यसभा में मणिपुर घोषणा पत्र पर चर्चा होगी, और इसके साथ ही साथ बिहार वोटर वेरिफिकेशन यानी कि एसआईआर मामले पर भी जो है हंगामा होता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले देखिए संसद के दोनों सदनों में पिछले 3 दिन पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि दुनिया के किसी नेता ने जंग को नहीं रुकवाया। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर दम है तो प्रधानमंत्री सदन में ये बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
बिल्कुल। और ये देखिए, सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया और सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। तो शाह ने देश के कई शहरों में हुए बम धमाकों की लिस्ट गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली में हुए बम धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए थे और एक भी साल ऐसा नहीं रहा जब आतंकियों ने बम धमाके ना किए हों। हालांकि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए तब विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के भाषण के बीच खूब नारेबाजी की और अपने संबोधन में अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव नाम रखे जाने के पीछे का तर्क भी दिया। क्या तर्क दिया, किरण, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, और देखिए, उन्होंने तर्क देते हुए ये कहा कि छत्रपति महाराज शिवाजी जब युद्ध लड़ते थे, हर हर महादेव और उनका जय घोष हुआ करता था। ये सैनिकों में जोश भरने का काम किया करता था। और ऐसे में देखिए, शाह ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को भी लताड़ लगाई। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है संसद के अंदर में लगातार हम 3 दिन से देख रहे थे, पहलगाम को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, ऑपरेशन महादेव को लेकर के जो है एक विपक्ष जो है हमलावर था, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की लगातार उनकी तरफ से कोशिश की गई और हर एक बात का जो है जवाब जो है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष को ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और वो जितने सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें सोचना चाहिए कि वो देश हित में क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे जनता के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, हर नागरिक के, हर देशवासी के भाव जुड़े हुए हैं। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि ये उनके लिए कितना घातक भी हो सकता है आने वाले चुनाव की अगर नजरों से हम देखें तो। बिल्कुल। और यहाँ पर हम सुनाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे मगर कम से कम 100 मरे। और मान्यवर लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर, हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली, उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है, हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मानव, हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल छोड़ी, ड्रोन फेंके, कोई पहुंच नहीं पाया। मगर नजदीक की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूरखान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान, जकोबाबाद,
सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम, सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मान्यवर लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ? किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। और देखिए तो अब बात हम क्रिकेट की कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट के तो बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। और ऐसे में देखिए भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का ये 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। मुकाबला लंदन के द ओवल स्टेडियम में होगा। और देखिए अगर भारत ने ओवल टेस्ट जीत लिया तो टीम सीरीज को 2-2 से बराबर कर लेगी, और वहीं मुकाबला ड्रॉ हुआ या फिर इंग्लैंड जीतती है तो सीरीज भी होम टीम के ही नाम हो जाएगी। ऐसे में देखिए टेस्ट सीरीज के पहले मैच इंग्लैंड ने बाजी मार ली थी, और वहीं सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीता और सीरीज 1-1 के बराबरी पर चली गई थी। बिल्कुल, और इसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने वापसी करते हुए शानदार तरीके से मुकाबला जीता और सीरीज की स्कोर लाइन 2-1 से कर दी। और फिर चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर आयोजित हुआ। यहां दोनों टीमों ने पूरा जोर लगाया और 5वें दिन जाकर मैच ड्रॉ हुआ। यानी अब इंग्लैंड का पलड़ा भारी है और उसके पास 2-1 की बढ़त है। अगर भारत मैच हारता है या ड्रॉ भी कराया तो इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगी। यानी भारत को ट्रॉफी शेयर करने के लिए ओवल टेस्ट जीतना ही होगा। तो देखिए आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, और ऐसे में अब तक का अगर जो परफॉर्मेंस देखा जाए उसके हिसाब से इंग्लैंड टीम जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी कि उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर जो है वो दिखाई देता है, और टीम इंडिया को और ज़्यादा यहाँ पर थोड़ी सी कड़ी मेहनत करते हुए जो है आज का मैच जो है वो खेलने की ज़रूरत होगी, ताकि 2-2 की बराबरी पर वो यहाँ पर पहुँच जाए। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले का जो मैच था गीतू देखिए वो बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बहुत कम ओवर में जो है इंग्लैंड को जीत की तरफ आगे बढ़ना है और उतने ही रन बनाने की जरूरत जो है वो भारत को पड़ने वाली है। लेकिन इंग्लैंड ने बाजी मार ली और देखिए उसने 2-1 से जो है बढ़त बना ली, और अब भारत की बारी है। भारत को वो दमखम दिखाना है कि वो 2-2 की बराबरी पर पहुंच जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरह से भारत इस चुनौती से निपटता है, क्योंकि जीतना ही सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए, वरना तो भारत को या तो ट्रॉफी शेयर करनी पड़ेगी, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा।